निश्चित रूप से कॉरपोरेट घराने पूरी कोशिश करेंगे कि ये चुनाव हारे। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, केजरीवाल साहब जेल क्यों गए? अरविंद केजरीवाल साहब जेल क्यों गए? पिछले 10 साल में भारत जो है मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ पूरी तरह से बढ़ा है, और मोनोपोली कैपिटलिज्म में चंद पूंजीपति घरानों ने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की है, और उसमें इस सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। जिस ढंग से राहुल गांधी ने पहले ये बात करी 5 न्याय की, उस न्याय में एमएसपी की भी बात गई, उस न्याय में करोड़ों रोजगार की बात की गई, उस न्याय में महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, महिलाओं को कैसे इंसेंटिव्स दिया जाए, ये सारी चीजों की बात की गई है। और आज मैंने पहली बार देखा कि जो बिहार का जो घोषणा पत्र आया है, मुझे पहली बार बड़ा खुशी हुई कि हमारे नेताओं को बुद्धि आ गई है, तेजस्वी यादव की बुद्धि में फार्मर्स आए हैं। कभी फार्मर्स का इशू मैं बिहार में देखता नहीं था इतनी गंभीरता से। पहली बार उन्होंने कहा है कि हम किसानों को 10 फसलों पे एमएसपी देंगे। संविधान, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें भाषणों में जरूर थी, व्यवहार रूप में जस्ट उल्टा था। व्यवहार रूप में इनकी प्रायोरिटी अडानी थे, अंबानी थे, देश के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने थे। आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब की डेथ एनिवर्सरी यानी स्मृति दिवस, अंबेडकर नामा साथियों की ओर से नमन। आज तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया। सबसे पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसकी चारों तरफ चर्चा हुई और कहा गया कि ये बहुत ही शानदार घोषणा पत्र है। उसके बाद समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ और आज तेजस्वी यादव ने 24 सूत्री घोषणा पत्र जारी किया है। क्या है उस घोषणा पत्र में, ये सब समझेंगे, उसका विश्लेषण होगा। और बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, हालांकि चुनाव का समय है और अंबेडकर साहब की जयंती भी है कल। तो पीएम कह रहे हैं कि अंबेडकर साहब भी आ जाए तो संविधान नहीं बदल सकते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए, बहरहाल इस एपिसोड में घोषणा पत्र की समीक्षा, उस पर चर्चा। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव पांडे साहब मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि घोषणा पत्र के क्या है मायने। स्वागत है सर जी, नमस्कार जी सर। देख लिया आपने कांग्रेस का जी। कांग्रेस, आरजेडी और एसपी समाजवादी पार्टी, तीनों के घोषणा पत्र अध्ययन के बाद ये लगभग एक निष्कर्ष ये निकल रहा है कि समाज का जो सबसे उपेक्षित तबका, जिसमें गरीब, पिछड़ा, दलित, महिला, जेंडर के हिसाब से महिला, ये सारे को केंद्र बिंदु में रख कर तीनों पार्टियों ने अपना घोषणा पत्र को जारी किया है। और उसमें आर्थिक पहलू को भी देखा गया है, सामाजिक पहलू को भी देखा गया है, जातीय पहलू को भी देखा गया है, संवैधानिक पहलुओं को भी देखा गया है, और साथ ही साथ जो देश के जो 4 जो बड़े स्तंभ हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इनकी स्वतंत्रता, इनको बचाए रखने की जो एक जिम्मेवारी लेने की इन्होंने घोषणा की है कि इनको किस तरह से बचाया जाएगा, जो चारों स्तंभ गिर रहे हैं। ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी 1990 के बाद प्रो कैपिटलिस्ट हो गई थी। मोदी जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और मोदी जी के समय में जो केंद्र बिंदु थे वो गरीब नहीं थे, न किसान था, न युवा था। भाषण में जरूर थे इनके केंद्र बिंदु, किसान, युवा, गरीब, सामाजिक न्याय, चाहे जो भी है, संविधान, स्वतंत्रता, ये सारी चीजें भाषणों में जरूर थी, व्यवहार रूप में जस्ट उल्टा था। व्यवहार रूप में इनकी प्रायोरिटी अडानी थे, अंबानी थे, देश के बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने थे। और जिस ढंग से पूंजी का केंद्रीकरण हुआ और देश के सारे संसाधन चंद घरानों के हाथ में पिछले 10 सालों में गए, तो देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, हर फ्रंट पे एक बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई। तो उससे निपटने की एक योजना हमें दिखती है इनके घोषणा पत्र में। कांग्रेस के ने 5 जो न्याय की घोषणा करी है, उस न्याय में आप मान के चलिए कि जो 5 न्याय में देखा जाए तो किसानों को न्याय है, नारी को न्याय है, श्रमिकों को न्याय है, हिस्सेदारी की न्याय है, युवाओं को न्याय है,
अब इसमें देखिए कि हिस्सेदारी के न्याय में सामाजिक न्याय की बात आ जाती है, जिसमें जातीय जनगणना हो गया, आरक्षण का मसला हो गया, ये सारी चीजें आ गई। दरअसल पिछले 3-4 सालों में सबसे बदहाल स्थिति हुई है इस देश में किसानों की और युवाओं की। नारी तो अपलिफ्टमेंट जो है वो पूरे समाज 70 साल में थोड़ा सा सामाजिक बदलाव आएगा, आर्थिक बदलाव आएगा, तभी नारी अपलिफ्टमेंट की बात होगी। और लेकिन जो किसान और युवा, चूंकि इन दोनों का जब विकास होगा तो ऑटोमेटिक है कि नारी का अपलिफ्टमेंट होगा, महिलाओं को भी न्याय मिलेगा। महिलाओं को जो न्याय की बात की गई उस पर यह सरकार बुरी तरह से विफल रही। और आप देखिए कि किसानों के कितने बड़े तीव्र आंदोलन हुए इस देश के अंदर, और बेरोजगारी का जो दर बढ़ा उसका कारण यही था कि न सरकारी सेक्टर में नौकरियां सरकार ने निकाली, सरकारी सेक्टर को टोटली प्राइवेटाइज करने की नीति अपना दी, और प्राइवेट सेक्टर में जिन लोगों को ये कंपनियां हवाले की गई, जिस तरह से संसाधनों पे प्राइवेट सेक्टर ने कब्जा किया, तो प्राइवेट सेक्टर की एक रणनीति है कि कम लोगों से ज्यादा कैसे काम लिया जाए और कैसे अपने मुनाफे को बढ़ाया जाए। और एक जो है श्रम न्याय की इसलिए बात हो रही है कि मोदी जी अपने कार्यकाल में 2 बड़े खतरनाक कानून लेके आए। एक कानून था किसानों को लेकर, जिसमें पूरी की पूरी देश की खेती को कॉरपोरेट के हवाले करने की रणनीति थी, जिसका एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन 2020 में इस देश के अंदर हुआ और मोदी जी को झुकना पड़ा। दूसरा, एक जो श्रम कानूनों में जो पूरे बदलाव का जो खेल चल रहा है, जो लेबर कोड बनाया जा रहा है, हालांकि उसको भी रोक दिया है, चुनाव के डर से ही रोका इन्होंने, लेकिन वो पूरी तरह से श्रम कोड ऐसा हो जाएगा कि इंडस्ट्रियल लेबर भी बंधुआ मजदूर और बॉन्डेड लेबर की तरह काम करेगा। उसके सारे अधिकार छीनने की ये रणनीति मोदी जी ने बनाई है, और ये पूरे का पूरा जो कानून है वो बनाया गया है पूंजीपतियों की सहारे पे। तो मेरा ये मानना है कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने पहले ये बात करी 5 न्याय की, उस न्याय में एमएसपी की भी बात गई, उस न्याय में करोड़ों रोजगार की बात की गई, उस न्याय में महिलाओं को कैसे रोजगार दिया जाए, महिलाओं को कैसे इंसेंटिव्स दिया जाए, ये सारी चीजों की बात की गई है। और आज मैंने पहली बार देखा कि जो बिहार का जो घोषणा पत्र आया है, मुझे पहली बार बड़ा खुशी हुई कि हमारे नेताओं को बुद्धि आ गई है, तेजस्वी यादव की बुद्धि में फार्मर्स आए हैं। कभी फार्मर्स का इशू मैं बिहार में देखता नहीं था इतनी गंभीरता से। पहली बार उन्होंने कहा है कि हम किसानों को 10 फसलों पे एमएसपी देंगे। मतलब कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पे हम करोड़ों रोजगार पैदा करेंगे, राज्य स्तर पे रोजगार पैदा करेंगे। तो महिलाओं को 1 लाख की सहायता राशि देने की भी उन्होंने बात करी है। साथ में उन्होंने महिलाओं के पेंशन के लिए बात की है। और पहली बार मुझे अरविंद केजरीवाल इफेक्ट दिख रहा है बिहार के अंदर की तेजस्वी यादव ने कहा है। बाकी राज्यों में जैसे केजरीवाल ने सबसे पहले फ्री बिजली का खेल दिल्ली में शुरू किया था, इसको खेल नहीं बोलेंगे, इसको सोशल सिक्योरिटी में बोलता हूँ। पूंजीपतियों के नजर में खेल होता है, फ्री रेवड़ी होती है। तो केजरीवाल ने फ्री बिजली का जो कमाल दिल्ली में किया, उसका इफेक्ट बाकी राज्यों में दिखने लगा। फ्री बिजली, फ्री रेवड़ी की विरोधी कांग्रेस भी थी किसी जमाने में, लेकिन वो भी अपने सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर पे आ गई। जो इंदिरा जी की कार्यक्रम था, जो नेहरू जी का कार्यक्रम था, उस पर कांग्रेस वापस लौटी है। तो फ्री बिजली की बात बिहार में की गई है। और बिहार में मैं एक बात और बताता हूँ कि बिहार में बिजली की कीमतें बाकी राज्यों से कम नहीं है। वहां भी बिजली के नाम पे लूट है और प्रो कॉर्पोरेट पॉलिसी है, जिसमें आम उपभोक्ताओं को बिजली के नाम पे वहां लूटा जा रहा है। और तो वो बिहार एक ऐसे राज्यों में आ गया है जहां प्रीपेड मीटर लग रहा है, जिसका पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। तो वहां पे 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात जो तेजस्वी यादव ने करी है, वो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर की तरफ, और कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एसपी हो, इस सारे यूरोपियन जो एक सोशल सिक्योरिटी का जो मॉडल है, या आप कह सकते हैं कि नेहरूवियन जो मॉडल था सोशलिज्म का भारत में, उसकी तरफ हमारे ये राजनीतिक दल लौट रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में भारत जो है मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ पूरी तरह से बढ़ा है। और मोनोपोली कैपिटलिज्म में चंद पूंजीपति घरानों ने देश के सारे संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश की है, और उसमें इस सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। उसमें सर एक जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, हमने भी देखा है, आज आरजेडी का घोषणा पत्र आया, तो इससे तो कॉर्पोरेट अनकंफर्टेबल होगा। निश्चित रूप से कॉर्पोरेट घराने पूरी कोशिश करेंगे कि ये चुनाव हारे। देखिए, एक मैं आपको बात बताऊं, केजरीवाल साहब जेल क्यों गए, अरविंद केजरीवाल साहब जेल क्यों गए? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अगर बिजली नहीं फ्री की होती,
महिलाओं को फ्री बस नहीं दिया होता, पानी फ्री नहीं किया होता, तो जेल नहीं जाते। वो जेल इसलिए गए हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ का घोटाला इस देश में राजनीतिक दलों का क्या के देश में है, एक एक नेता हजार करोड़ का है। भारतीय जनता पार्टी जो शासित राज्य है, वहां पे कर्नाटक में जो इनकी सरकार गई येदियुरप्पा की, तो पता ही है कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा इशू था, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी, हेमंत विश्व शर्मा पे कितने बड़े आरोप है, लेकिन केजरीवाल को वैसे मामले में जेल भेजा गया जिसमें पैसे की डिलीवरी अभी तक साबित नहीं हुई है, लेकिन जेल गए। वो सिर्फ इसलिए जेल गए कि केंद्र सरकार और उनके पूंजीपति मित्रों का प्रेशर था कि फ्री बिजली मत दीजिए, आप फ्री पानी ना दीजिए। पानी एक बहुत बड़ा रिसोर्स वार आने वाले टाइम में होना है, और पानी बेची जाएगी इस देश के अंदर, बेचा जाएगा। चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी जो भारत सरकार के अंडर में आता है, केंद्र सरकार के, वहां इस समय एक छोटे से घर का पानी का बिजली 2-2 हजार 2,500 आ रहा है, क्योंकि पानी अब बेचने की प्रक्रिया इस सरकार ने शुरू कर दी है, और कुछ इनके पूंजीपति मित्र पानी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वैसे में फ्री बिजली, फ्री पानी, देश के अंदर एक प्राइवेट स्कूलों की बहुत बड़ी लॉबी है जो हर जगह सरकारों पे प्रेशर डाल रही है कि आप ये सरकारी स्कूल बंद कीजिए ताकि इनके स्कूल का, प्राइवेट स्कूलों का धंधा चले। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का धंधा इसलिए भी बहुत जगह नहीं चल रहा है कि एक तो अफोर्डेबिलिटी आ जाता है कि अफोर्डेबल एजुकेशन नहीं है, 4,000-5,000 महीने का फीस लगता है, और बगल में अच्छा प्राइवेट स्कूल स्टैंडर्ड का हो, सरकारी स्कूल स्टैंडर्ड को, तो वहां तो कोई जाएगा नहीं। दिल्ली में ये जो प्राइवेट स्कूलों का जो धंधा कमजोर हुआ, और दिल्ली के सराउंडिंग में, नोएडा में और उसमें, तो उसके कारण था कि सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले से सुधरी। हम ये नहीं कहते कि एकदम नंबर 1 5 स्टार हो गया, लेकिन एक शिक्षा का स्तर, स्कूल का एनवायरमेंट, वहां पे क्लासरूम्स, बाथरूम, ये सारी चीजों में केजरीवाल गवर्नमेंट ने सुधार किया। ये प्राइवेट स्कूल के लॉबी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये जो सारी चीजों के कारण कॉर्पोरेट इनका विरोधी था, और निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने जो घोषणा पत्र में शिक्षा की बात करी है, राहुल गांधी ने जैसे कि हम एजुकेशन के सेक्टर में क्या काम करेंगे, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात की है राहुल गांधी की न्याय पत्र में, क्या है, संविधान की बात की, संविधान को बचाने की बात हुई है। उसमें 2-3 चीजें आई है। एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि जो पार्लियामेंट है उसका सेशन मिनिमम 100 डे चलाएंगे। ये बात आज क्यों करनी पड़ी? क्योंकि पिछले 5 साल में जो 17th लोकसभा था, उसमें पार्लियामेंट 250 दिन चला है ऑन एवरेज, 50 दिन हर साल। फर्स्ट लोकसभा, सेकेंड लोकसभा, थर्ड लोकसभा, फोर्थ लोकसभा तक ऑन एवरेज 500 से 600 दिन कार्यवाही हुई संसद के अंदर। ऑन एवरेज 120 दिन, 125 दिन साल में संसद का कार्यकाल होता था, संसद की कार्यवाही होती थी, लोग संसदीय लोकतंत्र में आते थे। अब ये 260 दिन में भी बाकी दिन तो सस्पेंड ही रहा संसद। तो ये एक बहुत बड़ा हो गया है कि संसद की जो एक गरिमा या संसद की जरूरत कैसे बचाई जाए। संसद, इतना बड़ा संसद भवन ही आपने क्यों बनाया कई 100 करोड़ लगा के, जिसकी कार्यवाही आपने साल में 50 दिन चलानी है। संविधान सभा में बकायदा इस पर डिस्कशन हुआ था कि संसद का दिन कितने दिन चलेगा। कई संविधान सभा के सदस्यों का कहना था कि 365 दिन चलाओ। भाई सैलरी लेते हैं, वेतन लेते हैं, फ्री का फोन लेते हैं, लुटियंस में एकड़ का बंगला होता है। कुछ लोगों का कहना था कि व्यवहारिक नहीं होगा, देश आजाद हुआ है, बहुत सारे जो सांसद हैं वो अपने क्षेत्र में भी काम काज करना होता है, तो उनको आधे दिन, कम से कम 365 में से 100 दिन 150 दिन अपने चुनाव क्षेत्र के लिए भी दीजिए। तब ये ऑर्गेनाइजर हुआ था कि चलिए 100 दिन तो मिनिमम चलाया जाएगा, साल में 2 तो जरूरी होगा, बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, शीतकालीन सेशन होगा, 3 सेशन तो होता ही है, तो ऑन एवरेज 100 दिनों का चलने लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी के सारे काल में तो सारी सीमाएं ही टूट गई। 250 दिन, एवरेज 50 दिन काम हुआ है संसद के अंदर। सेकंड जो है, इलेक्शन कमीशन की गिरती हुई गरिमा पे राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में बात करी है। अब इलेक्शन कमीशन की गरिमा हम और आप बोल रहे थे, सारे देश बोल रहा था। इलेक्शन कमीशन में जिस ढंग से सेशन ने इलेक्शन कमीशन को आजादी दिलाई, और जिस ढंग से इलेक्शन कमीशन अब एकदम तब्बू हाजिर, सरकार के हाजिरी की तरह इनके लोग काम कर रहे हैं। एक जमाना था कि लॉ मिनिस्टर तक को नोटिस दिया गया था, कांग्रेस के राज में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दे दिया था।
आज एक जमाना है कि एक मंत्री और इनके किसी भी आदमी का जब कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो नहीं दे पाते, इतने डरते हैं। इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता में इतनी ज्यादा गिरावट आ गई है कि उसको बचाया जाना जरूरी है। सीएसडीएस के सर्वे में लगभग 60% लोगों ने माना कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता गिर गई है। कल परसों की बात है, सीएसडीएस का सर्वे आया है। जबकि 2019 में इसी इलेक्शन कमीशन के प्रति 28% लोगों ने कहा था कि हाँ विश्वसनीयता गिरी है, लेकिन आज 50% से ज्यादा लोग क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता गिर गई? उसको भी इन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला कि विश्वसनीयता वाकई में गिरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कॉलेजियम में डालिए, इन्होंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? तो ये जो सारी चीजों को जो इन्होंने डाला है, जिसमें किसान भी है, भारत का संविधान भी है, चारों सिस्टम को बचाए रखना, विधायिका को बचाना है, एग्जेक्टिव को बचाना है, ईडी सीबीआई के मिसयूज को रोकना है, ये सारी चीजों को लेकर जो घोषणा पत्र में बात हुई है, मुझे लगता है कि ये जो है सोशल वेलफेयर के साथ साथ जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बचाए रखने के लिए जो इन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों ने बात करी है, ये निश्चित रूप से अब समय की मांग है। अगर इस समय अगर ये इस पे कोई स्टैंड नहीं लेगा तो देश 100% ऑटोक्रेसी की तरफ चला जाएगा। वी डैम की रिपोर्ट आ गई है। वी डैम की रिपोर्ट जो है उसमें साफ कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी में जा चुका है। 3 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में होता है लिबरल डेमोक्रेसी, सेकंड में होता है इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी, जो सबसे थर्ड स्टेज होता है इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी होता है, जिसमें हमारा है कि चुने हुई सरकार जो है ऑटोक्रेट की तरह व्यवहार करती है। और एक होता है ऑटोक्रेसी फुल्ली, जिसमें आपको जिनपिंग सी, पुतिन जी और कई जगह तानाशाह आपको मिल जाएंगे। तो भारत बस उससे नीचे आ गया है, वो थोड़ा सा ऊपर अब रह गया है डेमोक्रेसी के मामले में। जो सबसे निचला स्तर जो है ऑटोक्रेसी का, उससे थोड़ा सा ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि ये जो संविधान, ये जो घोषणा पत्र में इन जो बातें की गई है, और कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियों को सुधारा है। आज ईडी और सीबीआई को लेकर उन्होंने जो बात करी है, बड़ी अच्छी बात करी है, क्योंकि सेक्शन 45 जिसमें कोई जमानत नहीं मिलती ईडी क्या, इसका अमेंडमेंट चिदम्बरम साहब थे या जो भी थे, 2012 में अमेंडमेंट हुआ था कांग्रेस का। संजीव जी, एक थ्योरेटिकल सवाल ले रहा हूँ जी। कांग्रेस ने 5 तारीख को घोषणा पत्र जारी किया, उस दिन बाबू जगजीवन राम की जयंती थी जी, और आरजेडी ने आज घोषणा पत्र जारी किया। आज मंडल कमीशन के अध्यक्ष बीपी मंडल साहब की डेथ एनिवर्सरी, इसके सांकेतिक मायने क्या है? दोनों डेफिनेट रूप से इसके सांकेतिक मायने हैं। सामाजिक न्याय इनके लिए एक महत्वपूर्ण इशू है, और जगजीवन राम जी भी सामाजिक न्याय के एक प्रतिनिधि थे, और वो कांग्रेस के राज्य में मंत्री थे। बाबा साहब जो थे वो सामाजिक न्याय के पहले योद्धा आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम में। तो वो भी एक बहुत बड़े सामाजिक न्याय के जो है एक सिंबल है। तो निश्चित रूप से पार्टियों ने संकेत दिया है कि हम सामाजिक न्याय के साथ हम आगे इसकी नीतियों पे चलेंगे। लेकिन सामाजिक न्याय अकेले आप नहीं हासिल कर सकते जब तक आर्थिक न्याय आप नहीं करेंगे। अगर देश पूंजीपतियों के हवाले चला जाएगा तो सामाजिक न्याय कागजों में रहेगा। अब आपके पास रिसोर्स ही नहीं रहेंगे, अगर रेल ही नहीं रहेगा तो सामाजिक न्याय कैसे लागू कीजिएगा? अगर रेल नहीं रहेगा, भेल नहीं रहेगा, सेल नहीं रहेगा, तो सामाजिक न्याय के नाम पे आप जो नौकरी देने की बात कर रहे हैं कैसे दीजिएगा? तो आर्थिक न्याय और पब्लिक सेक्टर को लेकर जो इन्होंने एक संवेदना जताई है अपने उसमें, मैं तो देखता हूं कि अखिलेश यादव के मैनिफेस्टो में उन्होंने दुग्ध जो कि किसानों से संबंधित है, मछली उद्योग की भी बात हुई है। ये सारी चीजों का एक उन्होंने बात करी है। देखिए, मछली उद्योग की बात करना इसलिए भी बहुत एक रेडिकल है। हम लोग तो ऐसे ही हल्के में ले लेते हैं कि मछली उद्योग जो है वो क्या बात कर रहे हैं, मछली पालन से क्या हो जाएगा। इनको दुनिया में इस समय जो बहुत बड़ा जो रिसोर्स वार चल रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है मछली, जो समुद्री मछली है। चाइना जियोपॉलिटिकल जो चाइना का एक्सपेंशन हो रहा है और बड़े बड़े बंदरगाहों पे जो कब्जा हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण मछली है। और जो उस मछली जो रिसोर्स है, समुद्री रिसोर्स जो है, जिसमें तेल है और अलग अलग मिनरल्स के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो समुद्री खाद्य है मछली, इसके लिए चाइना पूरे वर्ल्ड वाइड अपना खेल कर रहा है। तो मछली पालन अब आपने अभी सुना होगा, प्रधानमंत्री जी ने कच्ची थीवू का मसला उठाया था। तो कच्ची थीवू का एक बड़ा जो टकराव का कारण जो है वो है मछली पालन। वो भारत के मछुआरा भी अपना राइट मांगता है वहां पे, और श्रीलंकन मछुआरा को डायरेक्टली वहां पे मछली मारने का राइट है, इंडियन मछुआरों को नहीं है। तो एक टकराव है दोनों साइड के मछुआरों के बीच।
तो मछली पालन भी एक इंपॉर्टेंट इशू है जिसपे हमारे नेता लोगों ने जो बात करी है, और जिसके मतलब कि एक प्रतीक है बिहार में आपके सनी साहब, जिनकी एक जाति है, अब उनको एक जाति के रूप में नहीं मानते हैं। मतलब कि ठीक है, उनकी एक जाति है, वो मछली पालन का काम करते हैं गंगा में, मतलब कि मछुआरा जाति है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है जिसपे कारपोरेट घराने का नजर है। ऐसे तो हम उनको अछूत मान रहे हैं कि अरे वो मछुआरा है, ओबीसी है, दलित जाति में चला जाएगा। हमें इस बात पे आपत्ति होनी चाहिए कि भाई जब दलितों का काम है तो कारपोरेट घराने उसमें क्यों घुसना चाहते हैं मछली पालन में? बड़े देश के पूंजीपति क्यों घुसना चाहते हैं कि हम इस पे भी कब्जा कर लें? जो मछली का तेल बहुत महंगा है, वो सब मेडिसिन में भी काम आता है ना, पूरा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, खाने के अलावा भी। मैं ये समझता हूं कि जो मैं तो आपके माध्यम से आपके जो मुकेश सहनी जी को बताना चाहता हूं कि ये जो मछली पालन पे कॉर्पोरेट का भी नजर है, उसको सिर्फ उस सहनी वोट बैंक पे नजर न रखें। जो उनका जो एक जो ये जो बहुत बड़ा व्यापार है जिसको परंपरागत रूप से करते रहे, मतलब कि समुद्र के आसपास, तो मैं समझता हूं कि वो इतना बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड है जिसपे दुनिया भर के पूंजीपतियों की नजर है, भारत के पूंजीपतियों की भी नजर है, अडानी साहब की भी नजर है समुद्री मछली पे, देश के बड़े बड़े बंदरगाहों पे जो घुस रहे हैं। तो ये जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है देश का, दुग्ध और मछली उद्योग, जिसपे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की नजर है, तभी तो फार्म ला लाया गया। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सारे जो अखिलेश यादव वाले में मैं देख रहा था कि उसमें मत्स्य की भी बात है, दुग्ध की भी बात है, ये सारी चीजों की बात है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है एक मतलब कि घोषणा पत्र को अगर ये लागू करते हैं, अभी तो घोषणा पत्र इन्होंने जारी किया है, भारत में घोषणा पत्र की सेंसिटिविटी मतलब कि जो उसका एक महत्व है बहुत कम होता जा रहा था कि सरकारें जो भी पार्टियां घोषणा पत्र जारी कर देती हैं बाद में उसको फॉलो नहीं करती। जैसे मोदी जी ने बहुत गारंटियां दी, खूब घोषणा पत्र दिया था, एक भी लागू नहीं किया ढंग से, जो गरीबों से रिलेटेड था, बेरोजगारों से रिलेटेड था, किसानों से रिलेटेड था, बुरा ही हाल कर दिया। तो ये सारी पार्टियां अगर इस पर ईमानदारी से काम करती है तो मैं समझता हूँ कि भारत सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ जा रहा है। और मुझे लगता है कि वाकई में अगर जनता ने इन पे विश्वास किया, एक मैं वोमेन की बात करना चाहता हूँ स्पेशल लास्ट में, क्योंकि महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बात करी है और महिलाओं को पेंशन की भी बात करी है, तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है। कुछ राज्यों ने इसको लागू भी किया है, कर्नाटक में लागू किया, दिल्ली में केजरीवाल ने भी लागू किया, कई राज्य इस पे काम कर रहे हैं। तो ये इसका बड़ा विरोध भी हो रहा है, इसका भी विरोध कॉर्पोरेट सेक्टर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की नजर महिला लेबरों पे भी है कि वो काम ज्यादा कर सकती हैं, ज्यादा देर काम कर सकती हैं, सस्ते में जो लेबर कोड आ रहा है उसमें महिलाओं को इंगेज करो और सस्ते में लेबर उपलब्ध कराओ। सोशोलॉजिस्टों का कहना है, इकोनॉमिक्सों का एक जो वर्ग है थोड़ा सा जो लेफ्ट है, वो कहता है कि महिला तो 24 में से 12 घंटा फ्री में काम घर में कर रही है, उसको कोई इंसेंटिव नहीं है। तो किसी भी स्टेट ने अगर उनको पेंशन दिया है, किसी भी महिला को 18 साल से ऊपर की महिला को अगर पेंशन मिल रहा है तो फ्री भी नहीं है, वो उसका राइट है। वो तो घर में जो प्रोडक्टिविटी है, घर में जो काम कर रहा है, वो देश के जीडीपी में बढ़ोतरी करता है। मतलब कि अगर बाहर उसका घर के आदमी काम कर रहे हैं तो वो उसका तो लेबर, आधा लेबर जो घर में खाना बनाने का काम है और बच्चे पालने से लेकर और जो तमाम 24 घंटा वो काम करती है, वो भी तो कंट्री के जीडीपी में अपना योगदान दे ही रहा है ना, उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। तो जो राज्य सरकारों ने उनके लिए अगर कुछ व्यवस्था करी है तो ये फ्री भी नहीं है, कोई अनुदान नहीं है, ये उनका राइट है, ये उनका सोशल सिक्योरिटी है। यूरोप के तमाम देशों में ऐसा किया जाता है। तो ये इस तरफ जो सरकार, अब जो राजनीतिक दल जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक बड़े अच्छे संकेत है। देश बहुत बड़े पूंजीपतियों के जाल में मोनोपोली कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म से भी ज्यादा खतरनाक मोनोपोली कैपिटलिज्म है, जिसमें 4-5-6 उद्योगपति पूरे देश को कंट्रोल कर लेंगे। ये बड़ा खतरनाक संकेत है। तो उसको रोकने के लिए जो मैनिफेस्टो में बात आई है, मैं समझता हूं कि ये क्रांतिकारी है, और अगर इस पे जनता ने वोट दिया तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। शुक्रिया सर। और दोस्तों, संजीव पांडे साहब हैं, विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं कि जो घोषणा पत्र कांग्रेस और आरजेडी का आया है उससे कॉर्पोरेट सहज नहीं होगा। आगे भी इस पे चर्चा जारी रखेंगे, देखते रहिए अम्बेडकर नाम। शुक्रिया सर।